नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनसे उनके दिल की बात। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने बीएससी तक की शिक्षा आंध्र प्रदेश से ग्रहण की और उसके बाद वे मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश उन्हें इतना रास आया कि यहाँ से वापस नहीं गए और यहाँ से उन्होंने पीजी की डिग्री हासिल की और उसके बाद पीएचडी भी यहीं से किया। पीएचडी में उनका विषय इतना रोचक रहा जिसके बारे में हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे। इसके अलावा उन्होंने 95 रिसर्च पेपर्स उनके पब्लिश हुए हैं जिन्हें बहुत सराहना मिली है। आज हमारे साथ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आरजे राव है, तो आज हम उनसे जानेंगे उनकी दिल की बातें। तो नमस्कार प्रोफेसर आरजे राव सर, आपका हमारे कार्यक्रम दिल से में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे एजुकेशन से जुड़ी ही बातें करूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपने बीएससी तक तो अपनी शिक्षा आंध्र प्रदेश में ग्रहण की और उसके बाद आप मध्य प्रदेश आए, तो मध्य प्रदेश ही आपको इतना रास क्यों आया कि आपने पीजी भी यहीं से किया, फिर पीएचडी भी यहाँ किया और उसके बाद आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो इनोवेटिव करनी थी वो भी आपने यहीं से ही किया। तो ऐसा क्या आपको मध्य प्रदेश में मिला? बीएससी तक मैं आंध्र प्रदेश से किया था और उसके बाद मुझे शुरू से ही रहा कि मैं अपने घर से बाहर जाके अपनी पढ़ाई करूं और कुछ ऐसी काम करें जिससे मेरे घर को वापस अच्छा नाम आए। तो उसमें मैंने फिर कोशिश करता रहा कि बीएससी के बाद मुझे कहाँ पढ़ाई करना चाहिए। तो हमको आंध्र प्रदेश पे मौका मिलने के बावजूद फिर मैंने सोचा था कि हमारा एक किसी दोस्तों से कहीं से पता चला कि मध्य प्रदेश में अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे आपको अपनी शिक्षा ले सकते हैं, अपने पीजी कर सकते हैं। तो उस वक्त मतलब सही पूछा जाए तो हमारा एक डायरेक्ट ट्रेन जो विजयवाड़ा से डायरेक्ट ट्रेन है, भोपाल ही मेन शहर हुआ करता था, बाकी विक्रम है और इंदौर है थोड़ा ऑफलाइन होती थी। तो हमने फिर यहाँ पे आके ट्रेन में किसी ने कहा था कि भोपाल मेन लाइन पे आप वहाँ पढ़ सकते हो, तो हम सीधा भोपाल आ गए थे। अच्छा, मतलब तो ट्रेन आपको सीधी ट्रेन मिली सीधी भोपाल भोपाल तक, तो यही मध्य प्रदेश में आ गया है। फिर आने के बाद फिर मैंने पता किया था कि यहाँ पे हमारा एडमिशन हो चुका है। तब एक्चुअली उसको भोपाल यूनिवर्सिटी कहा जाता था और एमएससी मेरा पूरा 76 से 78 तक एमएससी हुआ है। और उसके बाद मुझे लगा कि और क्या कुछ काम करें, तो फिर उनको देखा था कि पीएचडी एक ऐसा नेक्स्ट डिग्री है जो हाईएस्ट डिग्री होती है, तो उसके भी मुझे पता चला था कि वहाँ से हो सकते हैं। तो फिर मैंने अपना एडमिशन पीएचडी में काम किया है। तो पीएचडी में जो आपका सब्जेक्ट रहा है, तो यूजुअली क्या होता है, पीएचडी एक ऐसा काम करे जो किसी ने नहीं किया हो तो उसका वैल्यू बढ़ता है। तो उन्होंने कहा था कि रेप्टाइल में आप काम करना है, तो फिर मैंने शुरू किया था कि ठीक है मैं इसमें काम करूँगा। तो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि कछुआ जो है टर्टल, उस पर आपको काम करना है। मेरा काम पूरे इंडिया में उस वक्त किसी ने किया भी नहीं था, तो फिर हमको उसमें काम करने के बाद अच्छा पब्लिकेशन अपॉर्चुनिटी भी मिली पर मिला है। उस पर पब्लिकेशंस मेरा काफ़ी अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, सब जगह मेरा जो काम मैंने पब्लिश किया था तो अच्छा नाम आया है। तो फिर मुझे पीएचडी यहीं से मिला है भोपाल यूनिवर्सिटी से। तो मैं आया हूँ एज ए स्टूडेंट, तो फिर मैंने डिग्री लेके यहाँ से ख़त्म हुआ था। फिर जब आपने पीएचडी इसमें रेप्टाइल्स में किया, उसके बाद आपने फिर अपनी सेवाएं कहाँ से देना शुरू की? इसमें हम जब पढ़ते थे, हम पीएचडी करते थे, तब हमारा एक अमेरिका में एक एडवर्ड मूल करके एक साइंटिस्ट हुआ करता था, ये पूरे वर्ल्ड में इस कछुओं के ऊपर काम करता था। वो मैंने उनकी पब्लिकेशंस देखता रहा और मेरा उसी को फॉलो करता रहा। मैंने चला जैसे मेरा पीएचडी सबमिट हो गया है तब पता चला कि वो खुद ही इंडिया में आए हुए थे। तो फिर मैंने उनके पास सीधा चेन्नई चले गए थे। फिर उनको मिला था, उनने कहा था कि आप मध्य प्रदेश के हो और मैं खुद ही मध्य प्रदेश आ रहा हूँ, चंबल एरिया में और नर्मदा नदी में सर्वे करना है। तो उसके लिए फिर क्योंकि मैं आप वहाँ आता हूँ, मेरे लिए भी एक अच्छा है, आप ऐसे रिसर्च स्कॉलर मेरे साथ रहेंगे कि उनके साथ रिसर्च करें। घूमता रहा, मेरे काफ़ी अच्छा लगा कि चंबल नदी में एक वैसे खूंखार एरिया बोलते हैं कि डाकुओं का काफ़ी ऐसी एरिया, तो और ज़्यादा होगा। तब तो हाँ, ये 83 की बात थी। तो आपको रिसर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उस समय? अब तो उस वक्त आपको अच्छा भी लगा क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से गए थे, तो अच्छा लगा। एक जीप में चले जा रहे हैं और गेस्ट हाउस में रुकने की मौका, तो मुझे अच्छा लगा। क्रेजी हुआ था कि अभी तक तो हम लैबोरेटरी में काम करते थे, एक मौका ऐसा मिला कि मैंने जानवरों के ऊपर नेचुरल हिस्ट्री स्टडी करने की मौका मिलेगा करके, तब फिर मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के संपर्क हुआ था। फिर उनने मुरैना पे एक क्रोकोडाइल सेंटर बना हुआ था, तो वहाँ मुझे भेजा है।
तो जो मुरैना में जो क्रोकोडाइल सेंटर है, क्या वो पहले से ही बना था या नहीं, वो 1983 में ही शुरू हुआ था, अभी मतलब ये इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो सिर्फ उनने प्रोग्राम शुरू शुरू किया था, वो सेंटर बनी बना था, उसमें ज़्यादा काम शुरू नहीं हुआ। तो फिर वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, इसको कहते हैं कि ग्रो एंड रिलीज प्रोग्राम है। ये जानवर जो है काफ़ी ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गए थे, उसको बचाना है। तो बचाना हो तो फिर क्या करना चाहिए, उसको पालेंगे, ग्रो करेंगे, फिर हम नदी में छोड़ देंगे। तो उसके लिए हमको सेंटर डेवलप कराना था। फिर उस सेंटर पे हमने उसमें एक सिस्टम ये है कि जहाँ जहाँ अंडे मिलते हैं क्रोकोडाइल की, उसको हम बचा के लेके आएंगे और वहाँ पालेंगे, बच्चे करेंगे, और बच्चे पालने के बड़ा होने के बाद 3 साल पालेंगे, उसके बाद फिर नदी में छोड़ेंगे। तो वो जो सेंटर में है उसमें मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ अंडे से पूरा आप लोग डेवलप करते हैं, तो कितने एक बार में मतलब इतने डेवलप हो जाते हैं? इसमें एक घड़ियाल जो फीमेल है वो कभी अपना एज के हिसाब से अंडे देता है, तो 30 से लेकर 60 अंडे तक देता है उसमें। फिर वो हम लेके आते थे अंडे, तो फिर अंडे लाके वहाँ बच्चे करते थे। तो उसमें से बच्चे निकलने के बाद हम लोगों ने जगह जगह छोड़े गए हैं, चंबल में भी छोड़े हैं, और आपकी यहाँ पे केन नदी है उसमें भी छोड़े हैं, सोन नदी है उसमें भी छोड़े गए थे। छोड़ने के बाद ही नहीं है, छोड़ने के बाद उसको मॉनिटरिंग करना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मेजर काम हम लोगों का क्या है कि मॉनिटरिंग ऑफ दिस एनिमल्स, कि हाउ मेनी आर रिलीज और उसका कैसा हाउ दे हैव सर्वाइव्ड, उस पर हमको काम किया है। और ऑलमोस्ट लाइक मैंने वहाँ चंबल में रह के 83 में पहुँचे थे, ऑलमोस्ट 89 तक मैंने लगातार पूरे पहली बार जो है चंबल का पूरे 400 किलोमीटर पैदल घूमते घामते, मतलब आपने 5-6 साल 5-6 बहुत साल पूरा काम किया उसमें वहाँ। काम किया है। तो जब जब 5-6 साल आप वहाँ पर रहे, तो जो चंबल नदी है वहाँ पर डॉल्फिन्स के भी बारे में हम सुनते हैं। घड़ियाल के बारे में तो प्रसिद्ध है ही वो, लेकिन डॉल्फिन्स के बारे में भी आप बताइए कि वहाँ किस तरह की डॉल्फिन्स है और वो हमारी जो मैराइन डॉल्फिन्स है उनसे कितना फ़र्क है? तो हम लोगों का अभी तक, क्योंकि फिल्मों में उस ज़माने में देखते थे कि फिल्मों में एक डॉल्फिन जंप करता है, उसी को हम वो डॉल्फिन समझते थे। तो ये सब चीज़ें बाद में जब हमको रिसर्च करने लगा तो वो मैराइन डॉल्फिन है, और गंगा नदी में एक अलग किस्म के स्पीसीज मिलता है, तो इसको गैंजस डॉल्फिन बोलते हैं। इट इज़ ए मैमल है वो। तो इसको वो एनिमल सिर्फ गंगा नदी की नदियों में मिलता है। गंगा की सहयोग नदियाँ हैं, जैसे यमुना है, ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी यमुना को ट्रिब्यूटरी चंबल रिवर है। तो पहली बार हम लोगों ने कि डॉल्फिन की आइडेंटिफाई किया है और इंडिया में, फिर उसका भी हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। कि क्योंकि आपको मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नेशनल एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है जहाँ पे पूरे विदेश से, हर कंट्री से लोग आके देखें। ये जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोगों का जो वहाँ का जो काम है, हमने दुनिया में बताया कि अपने रिसर्च पेपर के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से हमारी जो काम को। तो एक बार इंग्लैंड में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन किया था, तो फिर उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इस काम को उन्हें आइडेंटिफाई किया है। तो सर हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जगह तो इतनी नेचुरल हरियाली के साथ है कि यहाँ आने का मन बार बार करता है। The whole ambience is good. It's a wonderful place to be. भोपाल के आसपास जगह इससे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भोपाल, तो नंबर 1 चॉइस पे हरदम महुआ हाउस ही आता है आजकल। तो दाल बाफले एंड चूरमा लड्डू, इसमें मज़ा ही अलग है। और ये इतना प्यारा समाओ तो टेस्ट ऑलरेडी दुगना हो जाता है। इतनी अच्छी फॉरेस्ट की जगह मैंने तो नहीं देखी इतने 65 ईयर्स ऑफ माय लाइफ। वंडरफुल प्लेस, एवरीथिंग वंडरफुल, नेचुरल सब कुछ है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड लवली सराउंडिंग्स। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। गुड फूड, गुड प्लेस एंड गुड होस्ट्स। पहली बार आए हैं बट वेरी यूनिक प्लेस। पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहीं आके रहो। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बड़े दिनों बाद दाल बाटी चूरमा खाया, राजस्थानी चूरमा इज स्पेशली वेरी टेस्टी। परफेक्ट प्लेस फॉर अ विंटर आफ्टरनून टू स्पेंड। खाने में मज़ा आया, खेल में मज़ा आया, पूल भी अच्छा लगा। बाकी जो ये नेचुरल इन लोगों ने डेवलप किया है
ये भी काफ़ी अच्छा लगा। दिस प्लेस इज सुपर ऑसम, इट्स सुपर फन। टोल्ड ऑल माय फ्रेंड्स कम विजिट, हमेशा आइए यहाँ पे, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। जगह बहुत अच्छी है, मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे घड़ियाल के ऊपर इतना काम हो रहा है, वहाँ पर इतनी तादाद में उनको पैदा करते हैं, तो क्या जैसे उनको कोई खाता नहीं है, ह्यूमंस भी नहीं खाते, एनिमल्स भी नहीं खाते, तो अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी, नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा फिर नदी में? और ये घड़ियाल जो है वैसे लोग उसको नहीं खाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है उसका अंडे नुकसान हो जाती हैं। उसमें अंडे को दूसरे जानवर जैसे जाकाल वगैरह हैं तो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। और बच्चे जब पैदा होते हैं, उसका नेचर ने ऐसे बनाया है कि बच्चे पैदा होते हैं जून महीने के, और जून के बाद नदी में बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, उसमें काफ़ी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो सब काफ़ी बह के मर जाते हैं काफ़ी। इसलिए तो हम लोगों ने सर्वे में भी, हमारा स्टडीज़ में पता चला कि ओनली 6% ऑफ द एनिमल्स सर्वाइव्स, बाकी सब ऑलमोस्ट मोर देन 90% डाई। ओके। तो इसलिए फिर उतनी सी में पॉपुलेशन उसको बड़ा रहता है उसमें। और एक और प्रॉब्लम है कि मेल फीमेल रेशियो में एक यहाँ पे मेल्स कम हैं और फीमेल ज़्यादा रहते हैं। अगर एक मेल सपोज मर गया किसी रीज़न से, तो वहाँ पे फिर दोबारा मेल नहीं होने इसी वजह से ब्रीडिंग वगैरह भी नहीं हो पाती। तो हम सोचते हैं कि वहाँ पे इतना बड़ा जानवर, क्योंकि कभी कभी पैदा होते हैं मोर देन 30-5,000 के बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन बचते हैं 40-50 बस इतने ही बच पाते। इतने बच पाता है। ओके। तो सर आपने इतना रिसर्च वर्क एक्वेटिक एनिमल्स पे, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट पे किया है, तो सबसे ज़्यादा आपको रोचक कौन सा स्टडी में काम करने में लगा? मोस्टली घड़ियाल का जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड में अराउंड 22 किस्म की क्रोकोडाइल रहते हैं, और अलग अलग, जैसे एक हम लोग कहते हैं मगर करके बोलते हैं, तो मगर अपना इंडिया में सभी जगह मिलते हैं, और इवन नीचे श्रीलंका तक भी, और ईरान इराक में सब जगह उसमें मिलते हैं। लेकिन घड़ियाल सिर्फ इंडिया में, इंडिया की मतलब कि जालमोल लेके से गंगा नदी के सहयोग नदियों में मिलता है, और उसमें भी लार्जेस्ट पॉपुलेशन चंबल में है। तो दैट मीन्स हमको इसके बारे में हमने जो काम करने की वजह से क्या हुआ कि पूरे दुनिया को हमने बताने की मौका मिला है। एंड जहाँ जहाँ इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रोकोडाइल पे काम करने वाले, सबकी नज़र हमारे चंबल पे है, बड़ी मध्य प्रदेश में, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम बना हुआ है। और उस चीज़ को मुझे यही सेटिस्फेक्शन है कि मैंने पूरे इस हमारे रिसर्च के माध्यम से चंबल को, जो लोग गलत वे में सोचते थे, लेकिन हम लोगों का साइंस वालों के लिए एक ऑलमोस्ट लाइक इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस करिए, या एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो दैट इज़ द रीज़न कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल के, बहुत PhD किया है लोगों ने, काफ़ी साइंस का काम किया है। तो सर आपने इतना स्टडी किया है चंबल सेंचुरी में रह के और उस एरिया में रह के, तो ऐसा कोई रोचक किस्सा बताइए कि जिसको आप आज तक याद करते हैं, और अगर आप लोगों से शेयर भी करते हैं उस इंसिडेंट को, ऐसा कुछ बताइए। इस पर जरूर डेफिनेटली, क्योंकि ये घड़ियाल जो है ऑलमोस्ट लाइक इसका साइज़ जो है 22 फीट की करीब लंबा रहता है उसमें। तो ये मेरे ख्याल से तो आई डोंट थिंक किसी ने देखा हो कि यूजुअली जो ब्रीडिंग सीजन में मेल फीमेल का अट्रैक्शंस और ये चीज़ें होती हैं, और एक मेल्स पे आपस में कंपटीशन भी होता है। तो दैट इज़ रियली ए ब्यूटीफुल चीज़। किसी ने आज तक ना रिपोर्ट किया है, ना किसी ने देखा है। वो हमको वहाँ देखने को मिला है कि जब वो ऐसी सिस्टम होता है तो फिर आपस में जो मेल्स हैं, तो दे वांट टू हैव कंपटीशन विद द फीमेल्स के नाम से। तो ये 2 मेल एक जगह पे आए थे चंबल में अंदर, ये दोनों का लड़ाई जो है एकदम बाहर आके लड़ाई करना है, सब चीज़ें, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल चीज़ है। इस पर तो ये यूजुअली कहीं नहीं मिलता है उसमें। तो ये एक चीज़ मिला है। और बाकी एक सिस्टम भी है वहाँ पे, एक रात जैसे रात हो जाए, एक अजीब किस्म के एक डर होता था कि पता नहीं कहाँ से डाकू आएंगे या क्या, लेकिन हमको रहना है क्योंकि रात में वहीं रुकेंगे, सुबह सुबह जाके फिर जानवर को देखना है। तो रात में रुकना इसे काफ़ी चैलेंजिंग सिस्टम रहता था उसमें। एंड वी मेट डिफरेंट लोगों को भी मिले हैं। तो आप डकैत से भी मिले हैं? डकैत से भी मिले हैं हम लोगों ने उसमें। उन्होंने आपका सपोर्ट किया, क्या किया? नहीं, हमको तो बस इसकी ठीक है, तो घड़ियाल वाले, दैट इज अ वर्ड व्हाट वी गॉट, ये घड़ियाल वाले हैं, ठीक है आप हो जाइए। अच्छा, ओके। तो इसलिए ना उन्हें आपसे कोई हमको तो कभी ऐसा परेशानी? फीलिंग नहीं रहा। काफ़ी कोई थोड़ा बहुत छोटे मोटे एनकाउंटर रहा उस ज़माने में, लेकिन कभी हमने तो डरा नहीं। हमको तो अपना काम से काम मतलब है। अच्छा, तो सर हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत करी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की, उसके बारे में हम आपसे अब बहुत सी बातें करेंगे। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है।
तो सर मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आपने जब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम भोपाल यूनिवर्सिटी था उस समय, तो तब की जो भोपाल यूनिवर्सिटी और आज की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकता हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एक डिग्री, हर बच्चे के जो भी पढ़ने के बाद एक डिग्री लेना होता है और डिग्री लेके खुश हो जाता है, आज मैं इस काबिल बनाऊँ कि उसी डिग्री पे मेरा साइन से हाँ, सब बच्चों को डिग्री दे डिग्री पा मिल रहा हूँ रहा है। उसमें, तो दैट इज़ ए गुड थिंग। और पहले जब हम पढ़ते थे तो तभी उस वक्त यूनिवर्सिटी वहाँ पे नहीं था, तो बाद में धीरे धीरे यूनिवर्सिटी डेवलप हुआ है वे बैक इन 1980s में। तो तब यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुआ था जो आज कैंपस जो है यूटीडी। तो फिर बाद में जब यूनिवर्सिटी आया तो मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है और काफ़ी अच्छा एवेन्यूज़ डेवलप हुआ है। काफ़ी साल से मोर देन 50 ईयर्स होने वाला है इस साल यूनिवर्सिटी का डेवलप होके, और दैट इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे अच्छी डिपार्टमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और टीचिंग फैकल्टी अच्छे हैं उसमें। नहीं, लेकिन हम तब भी देखते हैं कि जो हमारी मध्य प्रदेश की और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है, हम सागर यूनिवर्सिटी की बात कर लें या इंदौर यूनिवर्सिटी या उज्जैन यूनिवर्सिटी या हम शिवाजी, इनकी बड़ी बातें हैं और ये बहुत अच्छे मतलब इनके पॉइंट्स भी रहते हैं, जैसे जो यूजीसी उनको पॉइंट्स है, लेकिन भोपाल या बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की बात बहुत पीछे रहती, क्या कारण है? या यहाँ पे संभव मैंने ये देखा था, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद अनफॉर्चुनेटली इस बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को नैक जो नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन होता है, तो उन लोगों ने हमको इस यूनिवर्सिटी को बी ग्रेड दिया है 5 साल पहले। तो इससे पहले ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया है, और 5 साल पहले क्यों क्या हुआ है मैं भी उस पर ज़्यादा जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समथिंग हैपेंड कि जबकि इसकी ज़रूरत नहीं था, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो अब हमको ए ग्रेड के लिए लाना है, ए ग्रेड उसके लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी इसी साल हमारा 5 साल हो गया है और इस यूनिवर्सिटी को दोबारा एक्रेडिटेशन करने के समय आ गया है, तो विच वी आर गोइंग टू डू इन दिस ईयर में हमको करेंगे। यूनिवर्सिटी इज़ ए क्वाइट गुड यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने काफ़ी यूनिवर्सिटी मैं खुद ही असेसमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी जाता हूँ, और यहाँ पे जो काम हुआ है उसको अच्छी तरह शो नहीं कर पाया लोगों ने, तो वो सब चीज़ें हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें तो करने के। एक और जो इसका ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि ऑनलाइन काम हो रहा है, लेकिन हमारी जो ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, इसमें अभी तक कई ऐसी सर्विसेज है जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है। तो नहीं, क्या ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे भी शुरू हो गया है, उसमें काफ़ी साल से पहले से भी हमें ऑलमोस्ट लाइक एडमिशन सारा ऑनलाइन होता है, और लास्ट में उसको एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट भी ऑनलाइन वगैरह चीज़ होती है, और बच्चे जो भी इंक्वायरी होता है, जो भी मांग रखते हैं मार्कशीट से लेके माइग्रेशन लेके, वो सभी ऑनलाइन हमें जमा करवाने की बात होती है। तो इतना डेफिनेटली जितना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ में होता है उतना लेवल तक तो नहीं है, बट अदरवाइज़ नहीं पहुँच पाया। बट अदरवाइज़ हम लोग का IT सेल हम लोगों ने डेवलप किया है इस बार, और इसमें हमको मोस्टली हम लोग यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करवा रहे हैं अभी। तो अभी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट सिस्टम्स FRS करके बनवा रहे हैं हम लोग। तो ये सभी चीज़ें जल्दी से जल्दी हम लोगों ने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हो गया है, बस कुछ बातें जैसे में स्टाफ मैनेजमेंट हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट हैं और हॉस्टल मैनेजमेंट, ये अभी ऑनलाइन नहीं हो पाया, जबकि बच्चों का एडमिशन हॉस्टल में भी चाहिए, वो भी ऑनलाइन किया हम लोगों ने। तो बच्चा ही हैज़ टू सबमिट हिज एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, और हम लोगों ने MP ऑनलाइन का भी मदद लेते हैं। तो ये काफ़ी डेवलप करवाया अभी पिछले ये 3-4 साल में, और जब से हम आए हैं ये 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल में ऐसा कोई काम ऑफलाइन नहीं कर। सर ये भी सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग या जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग फैकल्टीज़ की जो संख्या है वो कम है। या इसमें यूजुअली क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी में UGC जो नेशनल बॉडी होता है वो यूनिवर्सिटी का क्षमता को देखते हुए कि दे विल गिव आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पोस्ट, टीचिंग पोस्ट है, तो टीचिंग पोस्ट यूनिवर्सिटी UGC सैंक्शन करता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको कांकरेस देने के बाद यूनिवर्सिटी भरता है उसमें। दैट इज़ अ सिस्टम प्रोसेस, ये सब चीज़ें हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में अराउंड 100 टीचिंग पोस्ट हैं, तो उसमें क्या हुआ कि लगा बीच में भरते हैं। अभी लास्ट एक बिग अपार्टमेंट हैपन इन 2014 में हुआ है, तो 2014 के बाद अभी अपार्टमेंट नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोग टीचर्स जो हैं तो कुछ रिटायर हो चुका है, तो उसको भी भरना है। तो ये सभी चीज़ हमको जल्दी से जल्दी हम लोगों का जो भी वैकेंट पोस्ट हैं
वो सभी हम लोग भर रहे हैं। तो उसमें इस थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में भी एज अ पीएससी के थ्रू ही नहीं, हम लोगों का इसमें हमारा एक्ट के माध्यम से ये सभी चीज़ें यूनिवर्सिटी अपना सिस्टम से फिल करते हैं पोस्टों का। अभी मीडिया में कभी अभी बीच में खबरें ऐसी आई थी कि जो फीमेल्स यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं या हम फैकल्टीज कह रहे हैं, तो वो लोग अपने आप को अनसेफ महसूस करती है। तो नहीं, क्या नहीं, सिक्योरिटी में कुछ नहीं, प्रॉब्लम है या ऐसा नहीं है। एक आध आपस में ही थोड़ा सा हमने इंक्वायरी किया था, तो एक आध केस ऐसे आया है कि वो कुछ बच्चे तो होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बता दिया कि रात में लेट नाइट वहाँ पर न घूमें। तो कभी कभी क्या होता है कि यंग ब्लड होता है, तो वो ऐसे ही घूमते हैं, उसमें थोड़ा सा आपस में ऐसी कुछ बात हो जाती है, एक दूसरे का कंपटीशन जैसे इस टाइप का। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि हमारा पूरा सिक्योरिटी गार्ड को हमने वो किया है। हम लोगों के पास तो एक जो सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी एक अलग रहता है, वो सभी पूरे ओनली टीचर्स, फीमेल टीचर्स का भी रहता है उसमें। तो उन लोगों को हमको बच्चे जो है इधर डायरेक्टली वाइस को भी अपना ऑनलाइन शिकायत दे सकते हैं या उस कमेटी के चेयरमैन के पास भी पहुंच सकते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि 2-4 को केसेस ऐसा आया है बीच में, कोई पेपर में तो ज़रूर डेफिनेटली आया है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रूथ। क्योंकि वंस वी डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा था कि साहब नहीं से ठीक है, हम लोग तो आपस में समझौता हो गया है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूरे कैंपस को सीसीटीवी लगाया हुआ है या हाँ, सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगा हुआ है हमारे सारी यहाँ पे, हाँ, सारी जगह पे। तो अभी और जगह पे जहाँ जहाँ पे एक ऐसी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग लगवा रहे हैं उसमें। और हमारा एक सिक्योरिटी एजेंसी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी है, तो उनको दिया गया है कि वो अलग अलग जगह पे उनका गार्ड्स लगा हुआ है। वो भी हम लोगों ने नया ख़त्म हो गया, नया एक और सिक्योरिटी एजेंसी हम ले रहे हैं उसमें। तो जनरली जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी विवादों में रहती, तो आपके आने के बाद जो विवाद खत्म हुए या नहीं क्या हुआ? अरे मेरे हिसाब से तो हमने क्योंकि ये तो आप ही लोग जैसे लोग बता पाएंगे कि क्या हुआ है कि बट मेरा फीडबैक ये है कि हमने तो समय पे जैसे शिकायत हुआ है, पहले ज़माने में थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन जो है इमीडिएटली नहीं ढूंढते थे, लेकिन जब से आया हूँ मैं तो हर बात में इमीडिएटली, आज का जब प्रॉब्लम आया तो शाम को ये सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कोशिश किया है। तो सर ये पूछना चाहूँगी कि जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी को अगर आप नंबर 1 लाना चाहते हैं मध्य प्रदेश की में, तो क्या चुनौतियाँ हैं और कैसे आप इनसे पार पाएंगे? मेरा हिसाब से तो हम लोगों ने जितना कैपेसिटी है यूनिवर्सिटी का, उस कैपेसिटी को एक्सप्लोर करने की बात है। तो हर टीचर को, क्योंकि किसी न कई सालों से कि थोड़ा सा लेजीनेस लोगों में आया है, ये मैंने महसूस किया है। इसलिए तो मैंने लगातार ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे आई हैव 2-3 मीटिंग्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से, स्टूडेंट से भी अलग मीटिंग होती है और हमारा ऑफिसर से और क्लर्क से और टीचरों से, क्योंकि ये सभी चीज़ें नैक जो है हम लोगों का जो नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन होता है, उन लोगों का 7 क्राइटेरियाज दिया हुआ है। हर क्राइटेरिया का हमने पूरे यूनिवर्सिटी में हर आदमी को इंचार्ज बना दिया है। तो दे एवरीबडी हैज़ टू वर्क, उसके शाम तक जो भी प्रॉब्लम है उसको इमीडिएट सोल्यूशन देना चाहिए। उसमें आप डिले करोगे तो फिर उस पर धीरे से डिससेटिस्फैक्शन लोगों में आता है। पहले सबसे पहले मैंने कोशिश किया कि डिससेटिस्फैक्शन ख़त्म हो जाए, कि समय पे काम हो जाए, तो जिससे क्या है कि एक आपस में एक जील, एक मोटिवेशन आएगा, तो वो चीज़ें डेवलप करने वाली बात है। तो मैंने काफ़ी कोशिश किया हूँ। तो हमको नैक में ये सबसे ज़्यादा होता है कि आपने इस प्रोत्साहन कैसे, हाउ टू डेवलप दिस थिंग, तो व्हाट यू हैव स्पेंट, बच्चों के लिए क्या किया है और कर्मचारी को क्या किया है, तो वो सब चीज़ें हमने कोशिश किया है। सभी जगह पे बच्चों के अवार्ड्स देना है और टीचरों को हमने सेल्फ अप्रेजल लिया है। तो टीचर से पूछते हैं कि तुमने साल भर में कितनी पब्लिकेशन किया है, कितना क्या काम किया है, हम पूछ रहे हैं। पहले नहीं पूछा जाता था यहाँ पे। तो ये सब होने से उम्मीद है कि सभी लोग काम करना शुरू किया है। तो ये बाकी आप लोग बता सकते हो कि नंबर 1 तो बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में तो अभी ऑलरेडी हो गया है। एक तो कैपिटल की वजह से मुझे भी बार बार बुलाया जाता है, तो थोड़ा सा हर कमेटी में हम कुछ मेंबर भी चेयरमैन बना देते हैं। तो आई एम हेल्पिंग द गवर्नमेंट एंड एज वेल द राजभवन। अच्छा सर, अब जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतना आप यूनिवर्सिटी में बिजी रहते हैं पूरे टाइम, स्टूडेंट्स है, फिर स्टाफ्स है, सबकी प्रॉब्लम्स है, तो आप अपनी जो हॉबीज़ होगी जो है उसके लिए कैसे समय निकालते हैं? इसमें तो हम लोग का एक मेरा एक अपना पर्सनल है कि मॉर्निंग योगा करना, 1 घंटा योगा करता हूँ। फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉकिंग वगैरह करते हैं। और पहले तो हमको वहाँ पे और दोस्त वगैरह रहता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही ज़्यादा रहता है। शाम हो जाती है, 6-7-8 बजे तक हम ऑफिस में रहते हैं। उसके बाद आके भी फिर दोबारा फाइलें वगैरह देखना है। तो मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ पे खुद फाइलें पढ़ता हूँ,
सो दिस से प्रॉब्लम खुद ही आइडेंटिफाई हो जाता है एंड नेवर डिपेंड ऑन द माई ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स। तो आई गो डायरेक्टली एंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन में लेता हूँ, तो उसी में हमारा हो जाता है। बाकी शाम को एक बार न्यूज़ देखता हूँ क्या चीज़ हुआ, उसके बाद इसी तरीके से आपका समय नेक्स्ट डे के लिए तैयारी हो जाती है। ओके सर, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपना समय दिया और यूनिवर्सिटी और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आपने जो रिसर्च वर्क किया उसके बारे में हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।